सीधे पड़ती है, और आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? विनोद जी, यूं तो मैंने डॉक्टर अभिजीत के लिए कुछ लाइनें लिखी थी, लेकिन आज सोनू जी को मैं ये प्रस्तुत करना चाहता हूं कि तेरे तंज पे ना सही, अंदाजे बयां पे तो सवाल हो। अरे मेरा ना सही तो ना सही, पर दर्शकों तो का तो ख्याल हो। मेरे सोनू भाई मुझे लगता है जो अभी हाल कहीं महबूबा मैडम जी से मिलकर आए हैं और उसके बाद से बड़े अग्रेसिव नजर आ रहे हैं अपने ही अलायंस के प्रति। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा अपने जज्बातों पर काबू रखें और ये समझने की कोशिश करें कि हम तमाम घटक दल के जितने भी सियासी संजीवने हैं, जिसमें कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है इस देश का, हम एक सोच, एक मत और एक मंच, तीनों को एक साथ साझा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भाजपा के इस तुगलकी निजाम से इस देश को निजात दिलवाई जा सके। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा हौसला रखें। अभी जुम्मा 4 महीने बीते हैं, अभी बड़ा लंबा अरसा है और ये भूमिका भाजपा के लिए रहने दीजिए। और आप अगर कोशिश करेंगे, स्टेट होल्ड पर आप सवाल उठाएंगे कांग्रेस के साथ साथ, तो वो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ के लोगों के लिए। रही बात भाजपा के मेरे मित्र की, जिनको बड़ी पेट में दर्द होती है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, मैं भाई साहब आपको एक चीज अर्ज कर दूं कि जनाबे हाजरीन, अगर आपको एक मरतबा फिर से, क्योंकि आप 1 से 11 और फिर 11 से 21 हुए थे, फिर चाहे वो भूमि आंदोलन हो और या फिर अंततः मोदी लहर पर सवार होकर करने वाले वो चौक के बच्चों के नेता हो, तो अब बराए मेहरबानी आप लोगों के हक हकूक की बात कीजिए। आप बात कीजिए खनन माफिया की, शराब माफिया की और भू माफिया की। आप बात कीजिए यहाँ के बेरोजगारों की, आप बात कीजिए महंगाई की, आप बात कीजिए स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों की छीनी जाने वाली चमड़ी की, आप बात कीजिए उस टोल प्लाजा की जिसको आपने लोकसभा इलेक्शन में तो हटा दिया, अब नए सिरे से लगाने जा रहे हैं। आप बात कीजिए उस प्रॉपर्टी टैक्स की जो आज भी प्रस्तावित है। उन तमाम मुद्दों पर बात कीजिए जो लोगों के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस अपना काम आपसे बेहतर जानती है। 55 सालों तक जिस पार्टी ने इस देश को आकार दिया हो, उसे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो बराए मेहरबानी ज्ञान बांटना बंद कीजिए और लोगों की बात सुनिए। सोनू जी, एग्रेशन में आप तब आए जब से महबूबा मुफ्ती से मीटिंग की है। ये जगदीप जी कह रहे हैं कोई खास मीटिंग हुई है, उसके बाद आपको कोई फरमान जारी किया है कि जमकर बरसें इंडिया ब्लॉक पर? देखिए विनोद जी, ऐसे है कि मैंने इंडिया ब्लॉक के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया। सबसे पहले तो ये बात आप समझिए, मैंने क्या कहा है, मेरे भाई जगदीप जी समझे। मैंने कहा है आप बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह किया। बीजेपी सबका दुश्मन है, पूरे जम्मू कश्मीर का दुश्मन है, क्योंकि बीजेपी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमारे से हमारी रोजगार छीन लिए, हमारी रेत बजरी जिसका नाम मेरे भाई जगदीप ने लिया, उस सब को छीनने वाली बीजेपी है। लेकिन लोगों ने जब सरकार बनाई, कांग्रेस सरकार का हिस्सा एनसी आज बीजेपी की भाषा बोल रही है। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, सबसे बड़ी जंग बीजेपी के खिलाफ हमने लड़ी। हमारी पार्टी के हिस्से बीजेपी ने किए, हमारी लीडर को सबसे ज्यादा अरेस्ट बीजेपी ने रखा, हमारी तबाही बीजेपी ने की। लेकिन उसके बावजूद हम इंडिया अलायंस के साथ रहे कि हम एक सोच के साथ है। आज एक इंडिया अलायंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। जब उस सरकार का मुखिया, उस सरकार के चीफ मिनिस्टर जगदीप जी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो गए, तो फिर आप बताइए मैं इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं, क्या नाम दूं इस रिश्ते को? अलायंस आप कांग्रेस के साथ कर रहे हो, वोट आप लोगों का बीजेपी के खिलाफ ले रहे हो, तो गुणगान आप बीजेपी के कर रहे हो। हम तो बीजेपी के खिलाफ थे। और दूसरी बात मेरी सुनिए सोनू जी, आप भी बता दीजिए इस रिश्ते को क्या नाम दे। और दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि ये जो विशेष अधिकार लिया गया है हमसे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पीडीपी जिम्मेदार है। ये परसों का स्टेटमेंट है। ऐसे इस रिश्ते को क्या नाम दे, पहले वो बता दीजिए, फिर ये कि आपको जिम्मेदार ठहराया है। देखिए सुरेंद्र चौधरी साहब हमारी पार्टी में रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, भगवान उनको और तरक्की दे। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर ये कहते हैं ये पीडीपी ने किया है, तो आप तो पीडीपी का हिस्सा थे उस वक्त। अगर मान लेते हैं पीडीपी की वजह से ये बात है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। अगर मैं इस बात को मान लेता हूँ, देखिए ऐसा होता है कि सियासत की मजबूरियां होती हैं। उनका कहना था कि अगर बीजेपी से हाथ ना मिलाते तो ये वजह नहीं बनती। तो आप एमएलसी छोड़ देते ना, वो उस वक्त क्यों एमएलसी बने?
जी। अगर उनको ये लग रहा था कि बीजेपी के साथ हम तबाही करने के लिए जा रहे हैं तो आप छोड़ देते, कहते मैं एमएलसी नहीं लूंगा भाई जिससे ये परेशानी है। और दूसरी बात है कि ये सबसे बड़ी बात है, लोगों ने मैंडेट आपको बीजेपी के खिलाफ दिया है, केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दिया। आज तो आप उन्हीं का गुणगान कर रहे हो, आज आप कांग्रेस को कहां छोड़ चुके हैं? मेरे भाई जगदीप जी मुझे बताइए, आप सरकार में हैं, अगर आप सरकार में हैं तो फिर निंदा प्रस्ताव लाइए कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद हालात ठीक हो चुके हैं। अगर हालात ठीक हो चुके हैं तो कांग्रेस आज प्रेजेंटेशन क्यों कर रही है, कांग्रेस आज प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? इन चीजों की बात है ना कि एक तरफ से आप कहते हैं हालात ठीक है और दूसरी तरफ से ये चीजें कटी नहीं चल सकती। इसलिए आज जम्मू कश्मीर के लोग इस जगह पर खड़े हैं, वो आज पूछते हैं कि हमें 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कीजिए, नौजवान रोजगार की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ रेत बजरी की बात करता हूँ, शराब माफिया, खनन माफिया, भू माफिया। अगर हम आज हमारा एक मेंबर जो ला रहा है बिल कि ये जो मकान है जिनके अगर वो स्टेट लैंड पर है इतने साल से रह रहे हैं तो भाई उनको मालिकाना हक दी दीजिए, तो इसमें तो सरकार सारी को यूनानी मसली उस ऑर्डर को पास कर देना चाहिए, मैं तो समझता हूँ। उसमें क्यों आज ये दिक्कत हो रही है, क्यों सरकार की दिक्कत है, इन चीजों के ऊपर समझने की जरूरत है। जी सरबजीत जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जो सरकारी लैंड का मसला है, शायद सोनू जी को मालूम नहीं है कि ये हमारे लोग जो खेतीबाड़ी करते थे सबकी गर्दोरियां थी पहले, जब ये सरकारी लैंड पे भी गर्दोरियां थी। ये महबूबा मुफ्ती ने ही सबकी किसानों की सबकी गर्दोरियां जो है वो कट दी। आपको भी मालूम है जितने भी सरकारी लैंड है पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कल्टीवेटेड वाली है जहाँ वो रहने की है, ये सारी गर्दोरियां इनकी महबूबा मुफ्ती जी ने तब ऑर्डर किया था, शायद ये भूल गए हैं। तो मेरा मतलब कहने का है कि ये मुद्दे ठीक है। जनाब आप हिस्सा थे उस सरकार का कि नहीं? आप हिस्सा थे उस सरकार का? जी, आप उस सरकार का हिस्सा थे ना? नहीं, बिल्कुल हिस्सा थे जी। लेकिन शायद ये तब बड़े अग्रेसिव थी महबूबा जी का। शायद आपने वो बयान सबका सुना नहीं जब उन्होंने कैसे कहा था। बहुत सारी बातें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता बोले या और अपोजिशन वाले बोले तो अच्छा लगेगा। मेरा मतलब कहने का है कि सरकारी जमीनों पे ज्यादा से ज्यादा कब्जा जो था ये ब्यूरोक्रेट का, पॉलिटिशियन का, और जो महंगी जगहें थी इसमें बहुत सारी जो इन्होंने कानून बनाया था कि मालिक सरकार जगह जो है लेवी दे के वो हो जाएगी। उसमें देखिए जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गरीब आदमी का तो बेचारे का हुआ ही कुछ नहीं, इसीलिए उसको जो कानून था उस मतलब कहने का है अगर लोगों के हित में कोई भी मुद्दा उठाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कोई पार्टी उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। लेकिन ये नहीं है कि ये लोगों को आज भड़काएंगे। अपने मुद्दे जो लोगों ने जो उम्मीद के साथ सरकार को चुना वो से हट के आइए और आगे पीछे की बातें कहते हैं कि यहाँ मिनिस्टर हमारे ज्यादा बनने चाहिए। अभी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में भी सरकार बनी है, वहां भी देख लीजिए कितने मंत्री बने हैं। और ये क्योंकि एक लूट जो है वो यहाँ की है, ये आपको भी मानना चाहिए और अपोजिशन को भी पता है। और उमर अब्दुल्ला जी खुद बयान दे रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद हालात जो है बहुत अच्छे हुए हैं और हम भी समझते हैं कि हालात अच्छे हुए हैं। और केंद्र सरकार ने जितना काम पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू के लोगों के लिए किया, चाहे वो 1947 के रिफ्यूजी हैं, 1965 के रिफ्यूजी हैं, 1971 के रिफ्यूजी हैं, हमारे बॉर्डर के लोग हैं, और जहाँ कोई क्रॉस फायरिंग के मसले हैं, ये सारे काम जो हैं केंद्र सरकार ने, आज किसी दुश्मन देश की हिम्मत नहीं है कि वो माइकल कोई टेढ़ी आंख से आज जम्मू कश्मीर की तरफ देखे। जहां तक हालात जो हैं वो साझगार किए हैं और उसमें माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी मैं जगदीप जी से पूरा जगदीप जी, सरकार आपकी है, आप सरकार का हिस्सा है, बड़ी छाती ठोक करके आप कहते हैं, मान लेते हैं कोताही हुई है पिछली सरकार से, शराब माफिया, खनन माफिया, आपने बहुत सारे विस्तार में माफिया गिनाए हैं, अब हुकूमत आपकी है, उसको रेक्टिफाई कर दीजिए, सुधार की गुंजाइश है, कर दीजिए माफिया को बाहर, खनन माफिया, भू माफिया। विनोद जी एक बात तो माननी पड़ेगी, आप घेरते बहुत अच्छा है। मैं कहाँ घेर रहा हूँ? मैं आपको नहीं मैं बताता हूँ आपको। नहीं देखिए, पहले तो मेरे जो भाजपा के मित्र हैं वो बेचारे खुद बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं। कभी कहते हैं
कि पीडीपी के कार्यकाल में ऐसी परिस्थितियां बनी, फिर जिसको आपने याद दिलाया कि भाई आप भी तो उस वक्त सत्ता में थे, तो फिर इन्होंने कहा जी कोई दूसरे प्रवक्ता बात करे। पहले भी इन्होंने कहा जी लिंगरान होती रही 10 सालों में चीजें, तो भाई साहब 10 सालों से आप ही थे तो काबिज और कौन था। अब रही बात इन तमाम मुद्दों की, तो मैं आपको बता दूं विनोद जी, आप इतने संजीदा, इतने अनुभवी संपादक अरे हैं, कम आपसे से कम बेहतर ये कौन तो जानता मानिए है। कि सरकार आपकी है। अब आप देखिए कीजिए मैंने ना। आपको बिल्कुल नहीं टोका भाई साहब, मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको। अब सुन लीजिए, जी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ विनोद जी कि आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि जब आप एक केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील होते हैं तो आपके हक हकूक जो है वो किनारे रख दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए, जितने महकमे केंद्र के अधीन है, क्या उन महकमों में आप कार्रवाई कर सकते हैं? अब आ जाते हैं स्टेट के महकमों पे। वित्तीय मामले आपके पास है नहीं, फाइनेंशियली जगदीप आप जी, एक छोटा सा डिसीजन ले नहीं जगदीप जी, सकते, जगदीप जी, ट्रांसफर किसी की आप कर जगदीप जी, नहीं एक सकते। मिनट लूंगा, एक मिनट। जगदीप जी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए, फिर शुरुआत हम जगदीप जी से करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है। मैं शुरुआत जगदीप जी से ही करूंगा। जगदीप जी, आपसे मैंने ये सवाल पूछा था, आप तो सरकार का हिस्सा है, आप खुलकर खेलिए, सुधार कीजिए जो गलतियां हुई हैं। जी जगदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल विनोद जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस बयान की ओर इंगित कर रहे थे ना हमारे सोनू भाई, जरा थोड़ा गौर कीजिएगा उस पे। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि हालात सामान्य हुए हैं, तो इसके पीछे की जो वजूहात मैं समझ पा रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मरकज पर ये प्रेशराइज किया जा सके मरकज को कि हालात सामान्य है तो हमें हमारा स्टेटमेंट दे दीजिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ। अब जरा हम आते हैं बाकी के मुद्दों पर। मैं फिर से आपको बता दूं कि जब विनोद जी आपकी कुवत एक अदने से कांस्टेबल को ट्रांसफर करने की ना हो, जब आपके पास वित्तीय मामलों में किसी किस्म का कोई इख्तियार ना हो, यहां तक कि सुरक्षा परिदृश्य को भी आप देखें तो आपको बुलाया तक ना जाता हो बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उन तमाम सिक्योरिटी रिव्यूज की मीटिंग में, तो ये बताता है कि आप असलियत में कहां खड़े हैं। और दूसरी बात विनोद जी, एक मैं एक आपको बड़ी असलियत और ईमानदारी से एक बताना, एक असलियत और बता दूं मैं आपको कि आपकी जेब में 100 रुपया है, आप किसी से कमिट कैसे करते हो? आपको पता 100 रुपया है कि 2 लाख मैं उधार दे दूंगा। जब आपको पता है कि कन्फाइंड सी पोजीशन में आप यूटी में रह रहे हैं, कैसे आपने बड़े बड़े वादे कर दिए? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। जब उनको पता था, आपको पता होगा मेरी स्टेटमेंट भी आई थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जहां चपरासी ट्रांसफर नहीं करवाया था वहां में मेरी वैल्यू क्या रहेगी। जी विनोद जी आपको मुबारक, आज आपने एक मर्तबा फिर से ये बता दिया कि भाजपा झूठी पार्टी है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि जब देश का गृह मंत्री देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर ये कहे कि हम आपको स्टेटहुड दे देने जा रहे हैं, तो फिर भाई क्यों नहीं चुनाव लड़ते ये तमाम के तमाम घटक दल जिनको लोगों ने इतने सशक्त जनादेश के साथ लाया? कहने का तात्पर्य साफ है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने स्टेटहुड का वादा देश की सबसे बड़ी पंचायत में किया था, जिसके बाद ये तमाम घटक दल जो है चुनाव में उतरे। तो बराए मेहरबानी सवाल हमसे ना करके ये सवाल जो है ये भाजपा से होना चाहिए। और जी दूसरी फिर से एक बात आपको स्पष्ट करूं विनोद जी, आज जो परिस्थितियां बनी हैं, मैं यहां तक समझ पा रहा हूं ये भाजपा की नीयत रही है किसी तरीके से लोगों की चुनी हुई सरकार को जमीन दोज किया जाए। ये जानते हैं कि अगर हक हकूक दे दिए गए, इनको वो तमाम तरह के अख्तियार मुहैया करवा दिए गए, तो फिर हम कहां रहेंगे? आप मुझे बताइए महाराष्ट्र में क्या हुआ था? आपने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये असंवैधानिक है, फिर भी 2.5 साल सरकार चली। अरे जनाब, 1 दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में आप लोगों की चुनी हुई सरकार को तोड़ चुके हैं, और फिर आप गलबैया झांकते हैं उन तमाम लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर्स के दम पर जिन्होंने अपने पद की गरिमा का मटिया मेट कर दिया, जी जो आपके एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। और आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार काम नहीं करती। दीजिए इनको वित्तीय मामलों का इख्तियार, कीजिए आप बिजनेस रूल्स को डिफाइन, फिर उसके बाद काम नहीं होता तो बात कीजिए। जब आप ये तमाम हाथ बांध के
युद्ध में उतार देंगे एक सिपा सलार को और बाहर से बैठकर तालियां पीटेंगे कि देखिए ये लड़ नहीं रहा, तो बताइए जनाब, यहाँ की जनता इतनी भोली भी तो नहीं है कि जिसको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं हमारे लोगों के चलिए साथ। चलिए जी, सोनू जी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का रेजोल्यूशन है निंदा प्रस्ताव, उसमें पीडीपी का क्या रुख रहेगा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ तो वो निंदनीय है, तो पीडीपी की क्या भूमिका, भले ही आपके 3 सदस्य हैं? ऐसे है विनोद जी, 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है, इससे ज्यादा निंदनीय बात देश में क्या हो सकती है कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडरों को तमाम को पकड़कर जेलों में डाला गया, किसी पर पीएसए लगाया गया, किसी को एमएलए हॉस्टल रखा, किसी को घर के बाहर है, किसी को घर में हॉस्टल रखा, तो इससे बड़ा निंदनीय हो क्या सकता है? तो आज की बात नहीं, हम तो पिछले 5 साल से ये बात कह रहे हैं, 6 साल से। मतलब उस प्रस्ताव अगर आता है तो उस प्रस्ताव के हक में हैं आप? देखिए ऐसे है कि इसका फैसला पार्टी लीडरशिप करती है, एमएलए वहां पर करेंगे, लेकिन आपने कहा कि निंदा, तो भाई इसकी तो जितनी निंदा करो कम है, और इसी निंदा पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार मिली है, आप समझिए ना। अब मैं जो बार बार कहता हूँ कि इतनी बड़ी मैंडेट की जो सरकार बनी है, उसकी वजह क्या है? वजह उसकी एक ही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट किया और उनकी पॉलिसी को 5 अगस्त 2019 के खिलाफ वोट डाला है। उसी के ऊपर तो सब लोगों ने सरकारें बनाई हैं। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सरकार है जैसी भी है, तो वो उसी की दिन की वजह से है कि उन्होंने लोगों को क्यों कहा कि हम उसको वापस लाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के इतिहास में काला दिन है, अब से नहीं, बहुत पुराना काला दिन है, उसी दिन से है, और ये पूरा काला दिन रहेगा। सोनू जी, हम तो उसको एटलीस्ट आपको उस दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था शायद? हाँ जी, हमें मुझे आपके लिए गिरफ्तार इतना नहीं किया काला गया था। दिन नहीं है? नहीं 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 नहीं, रिस्ट्रिक्शन मेरे पर पूरी थी, बात करने की आजादी नहीं थी, मुझे बात करने से रोका जाता था। जी। हमारा ऑफिस सील किया था, बाद में हमने उसको खुलवाया। आप भी जानते होंगे कि उन दिनों में हमने कितनी मशक्कत की थी। जी। आपके चैनलों पर भी जब बात करते थे तो रात को डर के घर नहीं सोते थे कि भैया रात को पकड़ने के लिए आएंगे। तंगी तो थी, लेकिन चलिए, अब जम्मू में इतना नहीं किया, लेकिन कश्मीर में तो किया। लेकिन 5 अगस्त 2019 काला दिन था, है और रहेगा, क्योंकि इसने मेरे से मेरा हक सब कुछ छीन लिया और जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया गया, महाराजा की रियासत को तोड़ दिया गया और लेख उसमें से निकाल दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि काला दिन है और इसको काला दिन ही मनाते रहना चाहिए। चलिए सरबजीत जी, ये सवाल तो वाजिब सा लगता है जो जगदीप जी ने पूछा है कि आपके कहने पर, यानी गृह मंत्री पटल पे कहते हैं, यानी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहते हैं कि आपको पहले डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाएगा, उसकी रिकमेंडेशन के बाद चुनाव करवाए जाएंगे और उसके बाद एप्रोप्रिएट टाइम, ये एप्रोप्रिएट टाइम पर कब स्टेटहुड दी जाएगी? देखिए विनोद जी, पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ सरकारें गिराएगी। मैं इनको इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इमरजेंसी से लेके 109 से ज्यादा बार कांग्रेस ने इस देश की डेमोक्रेसी को ध्वस्त किया है, शायद इनको नॉलेज नहीं है। और रही बात यहाँ पर, यहाँ के हालात के मुताबिक आप देख लीजिए कि क्या हालात थे पहले। अगर यहाँ दफा 370 को हमने ध्वस्त किया है तो आज के हालात देख लीजिए। पिछले कई सालों से आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं, कैसे इंडस्ट्री का यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, यहाँ पर कैसे जो हमारी बॉर्डर की सरहदें हैं वो कैसे शांत हुई है। कैसे शांत है तो स्टेटहुड दे दीजिए, शांत है तो स्टेटहुड दे दीजिए ना। फिर आप कहते हैं कि तस्वीर ही कश्मीर की बदल गई है, बदलता कश्मीर आप स्लोगन देते हैं, G20 की बात करते हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड दे दिया जाएगा, तो इसमें इतना बड़ा इशू क्या बना रहे हैं? ये तो काम ही कोई नहीं कर रहे हैं स्टेटहुड के अलावा, ये तो बात ही कोई नहीं करते हैं स्टेटहुड दीजिए, स्टेटहुड दीजिए। अरे भाई, और भी तो बड़े सारे स्टेटहुड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई वहां पर कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है कि स्टेटहुड आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। और जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तब भी इनको मालूम है कि झूठी था। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री और हमारे केंद्र की जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड दे दिया जाएगा और दे देंगे, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन इस बात पे अटक जाना और अपनी जितनी इनके आज जो झूठ है उन पे पर्दा डाल देना कि हमें स्टेटहुड नहीं है, हमें स्टेटहुड नहीं है। अरे भाई, और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हो। आप कह रहे हो यहाँ माफिया आ गया है, जहाँ खनन माफिया आ गया है, ये सारा तो आपके अंडर है। बहुत सारे काम अभी करो ना, आप खनन को क्यों नहीं ठीक करते? अभी भी नहीं खुला है,
वहां अभी भी माइनिंग बंद है सब जगह, अभी भी यहाँ पर पिक एंड चूज किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ चलिए जगदीप जी जानते हैं, बहानों से कुछ होने वाला नहीं है जब तक प्रैक्टिकली जगदीप जी तारीख हमीद करा जिन्होंने वोट दिया जो उनकी बात पीसीसी नहीं चीफ करेंगे, है कुछ होने वाला नहीं है जी, जो पीसीसी चीफ है तारिक हमीद करा, वो कह रहे हैं कि अब सरकार को अपने मैनिफेस्टो के आधार पर काम करना चाहिए, फुलफिलमेंट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हाउस के अंदर जब कांग्रेस के सदस्य इस तरह की बात करेंगे तो कलाई खुल जाएगी। जो पर्दा अभी बना हुआ है वो सदन में 43 दिन के बजट सत्र में खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखिए विनोद जी, हमारे पीसीसी अध्यक्ष तारिक अहमद करा साहब, एक मैंने पहले भी कहा, बड़े सुलझे हुए स्टेट्समैन है, बड़े मजे के राजनेता है। अगरचे उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है तो निश्चित तौर पर जनहित को प्राथमिकता रखते हुए ये बात है, और मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ। मैं फिर से बता दूं, खास तौर से मेरे भाजपा के मित्र, मुझे लगता है कि अब मुझे जो मेरे ज्ञान चक्षु ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इनसे अब जरूरत पड़ेगी एक तरह की ट्यूशन लेने की, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इतनी मरतबा सरकार तोड़ दी और मुझे जानकारी नहीं। तो भाई साहब, झूठ के पुलंदे पर और झूठ के मुलम्मे में आप अपनी सियासी रोटियां कैसे तापते हो, उस सियासी हांडी पर ये देश ने देखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब किसी प्रदेश में, मसलन अभी बिहार में चुनाव होने हैं, तो अब अगर 3 महीने पहले मोदी जी गए हैं, आप 2 दिन पहले और 3 महीने पहले चुनाव हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सरकार गिरा दी, ये कहेंगे आप? अरे आपके झूठों का कोई किसी किस्म का कोई आर पार है, कोई और छोर है? कब कहाँ क्या झूठ बोल देते हैं। अमित शाह साहब, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्रियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं और मोदी जी अगले बयान में कहते हैं कि मैं तो स्कूल गया ही नहीं। अरे कितने झूठ बोलेंगे आप? मैं जगदीप जी एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, एक छोटा सा, मेरा बनता भी है। 84 में गवर्नमेंट आप टॉपल करोगे, 87 में इलेक्शन करवाओगे, तो आप उसको टॉपल नहीं बोलेंगे। आप जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखिए। मैं आपको यहाँ पे बड़ी ईमानदारी से एक जवाब देना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल आपका। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्या हमारे संविधान का आर्टिकल 356 हमें क्या बताता है, और आप मुझे बताइए जब जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, किन परिस्थितियों में लागू होगा, क्या वहाँ के हालात, किसी भी प्रदेश की आप बात कर लीजिए। आज अगर मणिपुर के अंदर भाजपा ने अपनी सरकार को हटा दिया, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा इतने बड़े कत्लो गारत के बाद, तो क्या आप कहेंगे कि सरकार को टॉपल कर दिया? अरे आपको समझना पड़ेगा, यही तो बात है। आप परिस्थितियों को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे, मुझे बताइए। क्या उस वक्त आपको लगता है कि सरकार को फिर से उसी सरकार के साथ जो है लोगों के बीच जाना चाहिए था, जिस सरकार को लेकर यहाँ पर लोग बंदूकें उठा के खड़े? आपको ये समझना पड़ेगा, जिस प्रदेश की जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुरूप, और वो भी संविधान में उसका जो है लेखा जोखा है। पर इमरजेंसी की बात करते हैं, मैंने कई बार आपके मंच से कहा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को केवल इसलिए कि उनका मंच बड़ा है, केवल इसलिए कि उनके साथ एक गजटेड ऑफिसर जिसने 1 हफ्ते के बाद रिजाइन दिया, आप उसे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को जो तत्कालीन है, आप 6 सालों के लिए निलंबित कर देते हैं। एक हाई कोर्ट का जज निलंबित कर देता है। आपातकालीन को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए कांग्रेस ने बड़ी मर्तबा माफी मांगी। लेकिन विनोद जी, आप हैरान होंगे, जिस वकील ने इंदिरा जी के खिलाफ ये केस लड़ा, बाद में उसको कानून मंत्री बनाया गया। कुड यू बिलीव दैट? क्या हालात बना दिए इन्होंने देश के। और अगर यही बात थी तो क्यों दोबारा इंदिरा जी को दोबारा लोगों ने इतने बड़े जनादेश के साथ फिर से सत्तानशीन किया? आपको समझना पड़ेगा, हमने इमरजेंसी के लिए 1000 मर्तबा देश से माफी मांगी। आप गोधरा के लिए माफी मांगेंगे? आप 1984 में ये इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि आपके दोनों बड़े नेता वाजपेयी साहब और आडवाणी साहब अमृतसर की धरती पे खड़े होकर इंडियन आर्मी को वहां पे लाने की मांग कर रहे थे सरकार से? आप माफी मांगेंगे हरबंस लाल खन्ना के लिए, जिसने वहां पर दरबार साहब का मॉडल तोड़ दिया था? तो जनाब, अब एक चीज मैं सोनू जी से चाहूंगा, ईमानदारी से। सोनू जी मुझे लगता है कि ईमानदारी से बताएंगे कि इस हालात के लिए, जम्मू कश्मीर के हालात जिसको अभी कहते हैं कि सुधरे हैं, इस हालात के लिए कांग्रेस कितनी जिम्मेदार रही है? सोनू जी, अब बात निकली है तो सोनू जी
आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए सरबजीत जी, आप जवाब दे दीजिए, कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर के हालात के लिए? देखिए विनोद जी, ये पूरा आज जो रोना पड़ा है, ये पिछले 60 साल से यहाँ पर इनका जो शासन रहा, इनकी जो नियम कायदे कानून और जो इनका यहाँ पर सिस्टम रहा, ये उसी का रोना है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की ही देन है आज जो दफा 370 है, जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि 1 लाख से ज्यादा नौजवान, चाहे वो आतंकवादी हैं, चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, हमारे वेल्थ फोर्सेस के कितने लोग शहीद हुए, ये सब इसकी देन है। और आज दफा 370 टूटने के बाद कैसे शांति होगी एकदम। और ये हमारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश की प्राण प्रतिष्ठा का एक मुद्दा था लोगों की। आज आप कहीं पर भी जाएं तो लोग आज देखिए कितना टूरिस्ट आ रहा है श्रीनगर, इसीलिए क्योंकि उनको मालूम था पहले के हालात और आज के हालात कैसे चेंज हुए हैं। और ये पूरे हालात के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1987 में जैसे ही गवर्नर राज यहाँ लगा, माननीय फारूक अब्दुल्ला साहब चले गए थे, 7 साल तक वापस नहीं आए। यहाँ कश्मीरियों को मरने के लिए छोड़ के हमारे यहाँ बम फटते थे, आपको मालूम है कितने बम बसों में फटे, क्या हालात बने। ये वहां पर एंजॉय करते रहे 6-7 और 1996 में ये दोबारा आ जाते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, जब 2% 3% भी पोलिंग नहीं हुई थी कश्मीर में। आज की स्थिति देखिए, आज कितनी परसेंटेज पोलिंग हो रही है कश्मीर में। आज सही डेमोक्रेसी का जो मतलब है वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है कि आज यहाँ पर जो हमारा मुखौटा था जम्मू कश्मीर, उसमें शांति लाना, यहाँ पर हालात को साजगार बनाना, और हमारा जो दुश्मन मुल्क है रोज आए दिन हमारे पे बम बरसाता था, गोलियां चलाता था, कैसे हम लोग यहाँ अपने घर से भागते थे पीछे। तो ये सारे हालात के लिए आज अगर साजगार हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का जो है। जगदीप जी, कल एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था उमर अब्दुल्ला ने कि हालात में हल्का सुधार, उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ है। क्या जगदीप को लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के हालात में सुधार हुआ है? जी जगदीप जी। विनोद, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दूं कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब जो इतने मजे हुए राजनेता है वो ये कह रहे हैं, तो उसके पीछे की जो बात है बड़ी साफ है कि उनके जानते हैं कि जब तक हालात सामान्य होने की बात बड़ी साफ गोई से और बड़ी परिपक्व कही नहीं जाएगी, तब तक स्टेटहुड की बात होगी। अब मेरे जो मित्र है भाजपा के, मैं इनसे ना बड़े प्रेम पूर्वक तो अनुरोध करना चाहता। अभी इन्होंने बात की कि देखिए कैसे फारूक अब्दुल्ला साहब चले गए, जहाँ तो ये सुनते नहीं है बात, जब कोई दूसरा बात करता है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि तब बीपी सिंह साहब की सरकार में आपके 84 सांसद थे, आप ही वो लोग थे जिन्होंने जगमोहन को यहाँ भेजने की वकालत पुरजोर तरीके से की। आरएसएस ही इसके लिए असल में जिम्मेदार है, क्योंकि जगमोहन के आने के बाद हालात बदले। अब इस आर्टिकल 370 पर बात करते हैं, मेरी जानकारी थोड़ी कम है, जरा इनसे पूछिए संविधान का भाग 7 क्या है ये बता दे, और आर्टिकल 238 क्या है, ये 2 बातें इनसे पूछ लीजिए। मैं समझता हूँ 370 पे जो इनका ज्ञान है, मेरा सवाल हमारे दर्शकों को भी कुछ मेरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता नहीं है कि सुधार हुआ है, हाँ या ना? मैं वही जवाब दे रहा हूँ ना विनोद जी, जिनको लेश मात्र मालूम नहीं है देश के संविधान में लिखा क्या है, आर्टिकल 370 है क्या, 1C क्या कहता है, 1D क्या कहती है, क्या है संविधान का भाग 7 क्यों नेहरू जी ने हटा दिया, क्यों आर्टिकल 370 पर नेहरू जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी के समय तक इतने उसमें संशोधन हुए, क्यों किए गए, कोई ये बता पाएंगे? भले इन्होंने सारी जिंदगी कांग्रेस में बिताई हो, फिर भी ये नहीं बता पाएंगे। बात करने चलेंगे 370 की। रही बात हालातों की, तो आप बराए मेहरबानी के देखिए, आज हमारी जमीनों पर डाका पड़ा है विनोद जी, आज हमारी नौकरियों पर डाका पड़ा है। आज आपने यहाँ पर परोक्ष रूप से सत्ता पर काबिज होते हुए बाहर के प्रवासी भारतीयों को नहीं, बिजनेस टाइकून को, वहां के आपने पूंजीपतियों को यहाँ हमारे माथे मर दिया है, जो यहाँ पर जमीन मुफ्त में लेते हैं, करीब करीब बिजली पानी सड़क सब मिलता है, बदले में क्या देते हैं?
यहाँ पर ठेकेदार बिठाए हुए हैं। क्या एक 12 ऐसा घंटे बिल आप काम- लाएंगे? आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, मिलजुल के आप चला रहे हैं, क्या ऐसा कोई रेजोल्यूशन, ऐसा कोई बिल सरकार की तरफ से लाया जाएगा कि जॉब और लैंड प्रोटेक्ट की जाए? फिर निश्चित तौर पर हम ला चुके हैं। और क्या कहते हैं आप, हमारी रियासत हमारा हक, इससे बड़ी बात क्या है? जिस दिन स्टेटहुड मिल गया ये सारे हक हकूक मिल जाएंगे। जिस दिन स्टेटहुड मिल गया हम इस काबिल होंगे कि हम अपने लोगों के सही फैसले उनके जनहित में कर सके, और उसके लिए हम तत्पर हैं। मैं आपको फिर से बता दूं विनोद जी, सारी बातों की जड़ में हमें जड़ काटनी है। पत्ते छांटने से, कलियां फूकने से, डालियां तोड़ने से कुछ नहीं होगा। जड़ में स्टेटहुड है, हमारा स्टेटहुड हमें दे दीजिए। लद्दाख वाले अलग से रो रहे हैं, उनका आपने क्या हाल किया वो आपने देख लिया। हालांकि उन्होंने भी आपको सबक सिखाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने क्या किया जनाब? अब आप हमारा स्टेटहुड छीनकर हम ही पे एहसान जता रहे हैं। जब एप्रोप्रिएट टाइम होगा, भाई साहब वो कौन सा एप्रोप्रिएट टाइम है? एक तरफ आप कहते हैं आतंकवाद खत्म हो गया, लक्षित हत्याएं रुक गई, जम्मू जो है शांत है, कश्मीर में आतंकवादी की घटना हो नहीं रही, तो फिर क्यों नहीं दे रहे स्टेटहुड आप? और आप कहते हैं कि जी आप स्टेटहुड मांग रहे हो। भाई साहब जब तक अख्तियार दोगे नहीं, हक हकूक दोगे नहीं, आप तो बिजनेस रूल नहीं डिफाइन कर पा रहे जनाब। क्या चीफ मिनिस्टर के क्यों अख्तियार है, क्या सरबजीत जी? इसके अख्तियार है, यही नहीं पता। सरबजीत जी, ऐसा लग रहा है कि आप सरकार को इतना दबाव बना रहे हैं ताकि आप आसानी से अपना ऑपरेशन लोटस कर सकें, ऐसा लग रहा है। पैसे आप नहीं दोगे, देखिए विनोद बिजनेस जी, रूल यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि ऑपरेशन लोटस होने वाला है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता की मैं समझ सकता हूँ इनकी चिंताएं जो हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको कोई भाव नहीं दे रही है। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मीटिंग में भी वो इनको बुलाना पसंद करती है। अरे भाई साहब आप मालूम है क्यों हो रहा है? आप ये बताए ना, मैंने आपसे पूछा संविधान का भाग साथ क्या बताए, आप सब्जी पे बात कर रहे थे, बता दीजिए तो सटिए क्या, जरा बताइए लोगों को पता लगे। आपकी तो चिंता है, बाकी छोड़िए, आप 370 की बात कर रहे थे, बताइए। क्योंकि आपको आपका तो नामो निशान जम्मू में मिट गया। पिछले 15 साल से एक भी हिंदू विधायक आपका जम्मू से नहीं जीत सका। आप एक टिपिकल वहां की पार्टी रह गए हो, कहाँ जम्मू की बात करते हो? हमें बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है कि जिन निकम्मे और निठल्ले लोगों की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ वो आज सारे भाजपा में। ये जो स्वच्छता अभियान मोदी जी ने शुरू किया, इसका फायदा हमें होने जा रहा है। यहाँ पर हमारे जो विधायक हैं, आज जम्मू के लोगों की आंखें खुली हैं और उन्होंने 29 विधायक हमारे जिताए हैं। तो सर ये दावे से कह सकता हूँ कि जम्मू के हित के लिए ये रक्षा करेंगे और कश्मीर के हित के लिए भी। लेकिन जो पहले हालात थे कि जम्मू के साथ भेदभाव होता था, अब वो होने वाला नहीं है। आप अपनी चिंता कीजिए कि आप तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं हो। मेरे ख्याल 47 के बाद वही बता रहा हूँ, बड़ा बड़ा शुक्रगुजार है हम भाजपा के, जितने निकम्मे भ्रष्टाचारी और सब ले गए। अब तो हम तालीम करेंगे, अब तो हमें लोग पसंद करेंगे। लोगों ने इनको सबक सिखाया है, लोगों ने बताया है, बता रहा हूँ जहाज है जम्मू के लोगों ने। मैंने पहले भी कहा जनाब, जब जहाज डूबता है ना, उससे पहले चूहे भागते हैं ना, ये जहाज के अगल बगल में छिपे होने वाले भागते हैं। जम्मू के लोग बहुत समझदार है, जहाज अब भी 8 साल के बिहार में को देखा है, लहरों से लड़ रहा है। हमेशा कश्मीर का राग लगाते थे और जम्मू के साथ भेदभाव होता था। पहली बार जम्मू के लोगों में जागृति आई है और कांग्रेस बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है, न्यूनतम स्तर। मैच चलिए कहीं ना कहीं इसका उत्तर देना एक मिनट में समय कम है। जगदीप जी समय कम है, 1 मिनट में। 1 मिनट में केवल इतना कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि भाजपा के सफाई अभियान में जितने निकम्मे निठल्ले भ्रष्टाचारी थे, चलिए सब वो कांग्रेस से उठाकर ले गए हैं और अब हमारा समय चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सोनू जी, सरबजीत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।